आज की जो डिस्कशन है वो ऑर्बिटल के बारे में है, बॉन्ड फिशन और उसकी टाइप्स के बारे में, और केमिकल रिएक्शंस और उसकी जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट ना एक वो रास्ता है, एक वो पाथ है जो जहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि वो जगह जहाँ पे न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उस जगह को हम कहते हैं ऑर्बिट, और इसी को हम शेल भी कहते हैं। इसको हम एन से डिनोट करते हैं, एन से। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में मूव करता है ना तो वो एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल में मूव करता है तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके जाता है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से निकल रहा होता है, रिलीज़ हो रहा होता है, ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। अब्जॉर्ब करके या रिलीज़ करके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो शेल के अंदर जंप करते हैं। जब हमारे पास N1 होगा तो हमारे पास N1 होगा तो हमारे पास जो है वो K शेल होगा। जब हमारे पास N2 होगा तो L शेल होगा। जब N इज़ इक्वल्स टू 3 होगा तो M शेल होगा। इस तरह से ये डिनोट करते हैं नंबर N1 2 3 4 जो है वो ऑर्बिट के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं कि K कब होगा जब N1 होगा, L तब होगा जब N2 होगा, और इस तरह से। उसके बाद है ऑर्बिटल क्या होता है। जिस तरह से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो गिर्द, ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द कहीं भी जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हो सकते हैं वहाँ भी हो सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जहाँ पे मैक्सिमम है, उस स्पेस को हम ऑर्बिटल कहते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्पेस होती है। ये हमारे पास एस भी हो सकता है, पी एक्स भी हो सकता है, यानी ये हमारे पास ना 4 तरह से एस ऑर्बिटल भी होते हैं, पी ऑर्बिटल भी होते हैं, डी ऑर्बिटल भी होते हैं और एफ ऑर्बिटल भी होते हैं। जिस तरह से शेल मेन एनर्जी लेवल्स है ना, इस तरह से उसके सब एनर्जी लेवल्स को हम सब शेल्स कहते हैं, उन्हीं को हम ऑर्बिटल कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से सूरज के गिर्द जो है वो अर्थ मूव कर रही होती है, तो सूरज को अगर हम एक न्यूक्लियस कंसीडर करें और अर्थ को हम इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करें, तो जो जिस पाथवे से अर्थ मूव करके सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, उस पाथ को हम शेल कहते हैं, यानी वो सर्कुलर पाथ है जिसको हम शेल कहते हैं। लेकिन जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की 3 डायमेंशनल मोशन को कहते हैं। ऑर्बिटल जो है वो उनकी तरह तरह की शेप्स होती हैं। ये जैसे हम बात करें, अगर न्यूक्लियस है उसके गिर्द जितनी भी स्पेस है उसमें वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा पाया जा सकता है, उस स्पेस को सिर्फ हम ऑर्बिटल कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास एनर्जी लेवल के एल एम एन है, शेल्स इनको कहते हैं, ऑर्बिट भी शेल को ही कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। सब एनर्जी लेवल्स में हमारे पास सब शेल्स आ जाते हैं, एस पी डी एफ। ये जो है इनको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल जो है ना वो एस ऑर्बिटल भी हो सकता है, पी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। इस तरह डी के 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जी स्क्र। इसी तरह एफ के ऑर्बिटल्स होते हैं। जो हमारे पास ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट जो है ना ये सिर्फ एक वेल डिफाइंड पाथवे है कि हमें पता है कि न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथवे को हम ऑर्बिट कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल वेल डिफाइंड पाथवे नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, एक स्पेस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉन्ड फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। बॉन्ड फिजन कहते हैं बॉन्ड ब्रेकेज को, बॉन्ड क्लीवेज को। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो यहाँ उसमें जो बॉन्ड्स, पुरानी बॉन्ड्स हैं वो टूटती हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर, एटम्स के अंदर पुरानी बॉन्ड वो टूटते हैं और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जब नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो नया कंपाउंड बनता है। बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो 2 तरह से होती है, एक होमोलाइसिस होते हैं, एक हेट्रोलाइसिस होते हैं।
ये ऊपर जो बताया कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन उन्होंने बताई है कि कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम जो है ना वो दो इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर करें, यानी एक ही शेल के अंदर दो एटम्स दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, तो तब कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड जो है बॉन्ड का टूटना और बनना वो दो तरह से है, होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस। जो है होमोलाइसिस, होमो का मतलब होता है सेम, जब दो एटम के दरमियान बॉन्ड टूटती है, जब दो एटम के दरमियान एक बॉन्ड टूटता है तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अगर वो सेम है, इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यानी अगर एक एटम ए है और एक बी है, इनके दरमियान में जो बॉन्ड है उनके वो अगर टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है ए को भी एक मिलेगा और बी को भी एक मिलेगा, यानी एक एक इक्वली शेयर हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की, तो ये होमोलाइसिस है, होमोलिटिक फिजन है। जैसे सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है Cl2, इनके दरमियान जब बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक Cl को मिल जाता है और दूसरे Cl को भी एक मिलता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो इनके नतीजे में होमोलिटिक फिजन के नतीजे में जो हमारे पास आते हैं ना फर्दर एटम्स जो बनते हैं जहाँ जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमारे पास फ्री रेडिकल्स, उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स वो होते हैं वो एटम होता है जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और ये न्यूट्रल होते हैं, ना इन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, बस जो है इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जो होमोलिटिक फिजन है ये हाई टेम्परेचर में हीट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, यही इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि ये हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, लाइट रिक्वायर होती है हमारे पास इसको प्रोसीड करवाने के लिए होमोलिटिक फिजन को, और जो रिएक्शंस हैं इनमें इनके नतीजे में रेडिकल्स बनते हैं, उनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं, वो आगे फर्दर मैकेनिज़्म शो कर सकते हैं, वो फर्दर रिएक्शन आगे कर सकते हैं। और जो है होमोलिटिक फिजन इसको ना हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ हेडेड जैसे ये एरो। सेकेंड जो टाइप है बॉन्ड फिजन की वो है हेट्रोलाइसिस, हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रो का मतलब डिफरेंट और लिटिक का मतलब ब्रेक डाउन। इसमें जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे दो एटम्स के दरमियान अगर एक बॉन्ड बन गया है तो एक एटम जो है ना वो दूसरे के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और एक के पास इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल ही कमी हो जाएगी और एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी बन जाएगा और जो दूसरा है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। तो इस फिजन की वजह से दो हमारे पास जो आते हैं कंपाउंड वो हैं कार्बो कैटाइन और कार्बो एनाइंस, ये दो इंटरमीडिएट बनते हैं हेट्रोलिटिक फिजन की वजह से। जैसे ये एग्जांपल है आगे, अगर दो एटम है ए और बी, अगर इनमें से बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। तो बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन ए से भी एक ले लिया और एक इसके पास जो अपना था, दो इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, बी ने वो दोनों अपनी तरफ खींच लिए, तो बी जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी बन गया और ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी बन गया। तो जो ए है इधर वो कार्बो कैटाइन है और जो बी है वो कार्बो एनाइन। इसी तरह अगर बी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ए ने जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लिए, ले लिए, बी का भी ले लिया और अपना भी ले लिया, अट्रैक्ट दोनों इलेक्ट्रॉन कर लिए, एक उसका अपना था और एक बी का, वो भी उसने अपनी तरफ खींच लिया है, तो ए के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है, ए इधर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, बी इधर कार्बो कैटाइन है और जबकि ए इधर कार्बो एनाइन है। हेट्रोलिटिक फिजन जो है ये क्यों होती है, ये ना दो इसलिए इसमें इंटरमीडिएट बनते हैं कार्बोकैटाइन और एनाइन, क्योंकि दोनों एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। एक जो एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरे की निस्बत, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो है हेट्रोलिटिक फिजन होती है। केमिकल रिएक्शन और उसकी टाइप्स में, केमिकल रिएक्शन के जो मेजर टाइप्स हैं वो 5 कॉमन टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहली टाइप है सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें दो जो है ना वो कंपाउंड्स या दो कंपाउंड जो हैं वो मिलकर एक नया कंपाउंड बना देते हैं, यानी फॉर कम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन सिंपलर से, जैसे ए बी दो सिंपलर कंपाउंड है, ये मिलकर एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बना देंगे ए बी। फॉर एग्जांपल वाटर H2
और ऑक्सीजन, इन दोनों के जो मोलिक्यूल हैं, 2 वाटर के मोलिक्यूल और ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है, वो दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना देंगे, कम्प्लेक्स मोलिक्यूल बना देंगे, वो है वाटर। H2O2 मिलकर जो है H2O बना देगा। इसी तरह जब 3 हाइड्रोजन के गैस के मोलिक्यूल नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो अमोनिया गैस बना देंगे। A, B मिलकर जो है वो एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बना देंगे। तो ये सिंथेसिस, यानी 2 कंपाउंड सिंपल कंपाउंड है, उनके मिलने से जो कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहा है वो है कम्प्लेक्स कंपाउंड, और वो ये सिंथेसिस रिएक्शन है। सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जो है कम्प्लेक्स कंपाउंड के टूटने की वजह से 2 सिंपलर कंपाउंड बनेंगे, तो इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है जो कंपाउंड। A, B एक कंपाउंड है, जैसे H2O एक कंपाउंड है, वो जब टूटेगा तो H2 के यानी हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे और एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल निकलेगा। इसी तरह KClO3 2 जो है वो पोटेशियम क्लोराइड के कंपाउंड बन जाएंगे और 3 ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल निकलेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के टूटने से जो सिंपलर कंपाउंड्स बनेंगे तो वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन में एक कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब रिएक्शन शो करता है तो वो कंबस्शन रिएक्शन होते हैं। जैसे इधर मैग्नीशियम है, वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो MgO बन जाएगा। जिस तरह मीथेन है CH4, वो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये कंबस्शन रिएक्शन है। इसमें रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, तो वो कंबस्शन रिएक्शन होते हैं। इसमें जो मेनली जो कंपाउंड आते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा कंबस्शन रिएक्शन शो करते हैं। इसके एक एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल भी है, वो भी कंबस्शन रिएक्शन में आता है। उसमें भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंपाउंड जो है वो रिएक्शन शो करते हैं। जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेंगे, और साथ में हीट, अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होगी, या तो लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी हमें। जो टाइप है वो है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट किसी भी आयनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और उस कंपाउंड में से ना वो एलिमेंट को किसी भी आयन को रिप्लेस कर लेता है, लेकिन वो सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट के साथ हो रहा है, एक एलिमेंट ही रिप्लेस करेगा आयन को। जैसे एलुमिनियम है और जो है कॉपर क्लोराइड। एलुमिनियम जो है वो इधर कॉपर क्लोराइड के कंपाउंड में से क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी सिंगल एलिमेंट एलुमिनियम का क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और उस आयनिक कंपाउंड के अंदर से जो है वो रिप्लेसमेंट हो गया, यानी कॉपर अलग रह गया और एलुमिनियम के साथ क्लोराइड ने फॉर्मेशन कर लिया, तो रिप्लेस हो गया एलुमिनियम कॉपर के साथ। सेकंड जो टाइप है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें जो 2 कंपाउंड है, दोनों ही आयनिक कंपाउंड है। रिएक्शन ऑफ 2 आयनिक कंपाउंड्स टू फॉर्म 2 डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स। 2 आयनिक कंपाउंड का आपस में रिएक्शन और उसमें से ही दोनों कंपाउंड में ही रिप्लेसमेंट शो होगी। जैसे इधर सिर्फ एक में रिप्लेसमेंट शो हो रही थी, A ने C के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके B को रिप्लेस किया था, लेकिन इधर जो है वो दोनों कंपाउंड में A, B और C, D 2 कंपाउंड है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो A के साथ D हो जाएगा, यानी A C को रिप्लेस करेगा और B D को रिप्लेस करेगा, तो B C बन जाएगा और A D बन जाएगा, 2 कंपाउंड बन जाएंगे। इसमें दोनों ही आयनिक कंपाउंड हैं। जैसे एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड ने रिएक्शन शो किया है लेड नाइट्रेट के साथ PbNO3 के साथ, तो इधर जो पोटेशियम है उसके साथ NO3 रिएक्ट कर देगा, यानी पोटेशियम इधर रिप्लेस कर रहा है लेड को, और जो लेड है वो पोटेशियम को रिप्लेस कर रही है, यानी लेड के साथ आयोडीन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। इसी तरह HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस NaOH है, तो H के रिप्लेस इधर कर रहा है Na को, तो H जो है वो हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके वाटर बना देगा और NaCl के साथ फॉर्मेशन करके बॉन्ड की तो सोडियम क्लोराइड साल्ट बना देगा। इसमें दोनों कंपाउंड में ही रिप्लेसमेंट होती है।